हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास 30 मार खां का पार्ट 6। जुगल वो प्यार से बोली, हाँ तुम कार छोड़ गए, 20 करोड़ से भरा सूटकेस छोड़ गए, मैं क्या भागी? रमा गुलियानी शोक स्वर में बोली, साली आदत से मजबूर है। गाड़ी बंद करके चाबी निकालकर जेब में डालकर ले गया था। अगर तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। जुगल किशोर सोचकर मुस्कुराया। रमा गुलियानी हौले से हंसी। जुगल किशोर ने जेब से चाबी निकालकर कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। हम दोनों ही अभी एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। उसकी आवाज़ में मुस्कुराहट थी। हाँ, विश्वास तो धीरे धीरे ही जमता है। हम में विश्वास जम रहा है ना? धीरे धीरे, अभी 2-4 दिन का वक्त लगेगा, जुगल किशोर ने शांत स्वर में कहा। रमा गुलियानी ने पैक खाने के लिफाफे पीछे वाली सीट पर रखे और बोतल गिलास को देखा। एक ही गिलास लाए हो? अपने लिए? मेरे लिए? तुम्हें गिलास की क्या जरूरत है? तुम नीट लेती हो, बोतल से ही काम चल जाएगा तुम्हारा। रमा गुलियानी कुदरती मिठास वाली हंसी। पानी नहीं लाए? खाने के लिफाफों में मिनरल वाटर की 2 बोतलें हैं, निकाल लो। उसमें एक मिनरल वाटर की बोतल निकली। जुगल किशोर कार ड्राइव करता रहा। रमा गुलियानी ने विस्की की बोतल खोली और उसका गिलास तैयार करने लगी। इस शहर में हम कब तक निकल जाएंगे? मेरे ख्याल से 10-15 मिनट। यह शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है। लो अपना गिलास। जुगल किशोर ने सावधानी से गिलास थामा, दूसरे हाथ में स्टीयरिंग था। मैं और नहीं लूँगा, उसने घूंट भरा। क्यों? मुझे ड्राइविंग करनी है, रात का वक्त है और पास में 20 करोड़ जैसी बड़ी दौलत है। ऐसे में हमें किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुम पियो, मेरे होते हुए किसी बात की फिक्र मत करो। जुगल किशोर उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे दुनिया में वही उसका सबसे प्यारा और ज़्यादा सगा हो और बाकी सब तो हरामी हो। एक पैक तो और लेना होगा, वो भी ऐसे कह उठी जैसे उससे बड़ी उसकी सगी कोई दूसरी नहीं है। हाँ, एक तो चल जाएगा। उसके बाद रमा गुलियानी ने बोतल होठों से लगाई तो तब ही हटाई जब वो आधी खाली हो गई। विस्की के पेट में पहुँचते ही उसकी बातों में मस्ती आने लगी। कार शहर से बाहर आ चुकी थी। जुगल किशोर रात के अंधेरे में सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था। वो बातें करती रही, कूद पड़ती रही। पीने में और 20 करोड़ के पास होने के नशे में वह इतनी मस्त हो चुकी थी कि जुगल किशोर का दूसरा पैक लेने का ध्यान ही न रहा और न ही जुगल किशोर ने पैक के लिए उससे कहा। खाली गिलास चुपचाप पैरों के पास लुढ़का दिया। जुगल किशोर खुद भी यही चाहता था कि वह डट कर पी ले, तबीयत से पी ले। जुगल, आज तो मज़ा आ गया। नशे में उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बोतल खाली होने पर थी। मुझे भी। जुगल किशोर का स्वर शांत था। तुमने कितने पैक पिए? नशे की वजह से उसकी आंखें जुगल किशोर पर टिक नहीं पा रही थी। 2-3 ले लिए होंगे। जुगल किशोर ने उसके हाथ में दबी बोतल पर नज़र मारी। बोतल हाथ में लिए क्यों बैठी हो? थोड़ी सी ही बची है, ख़त्म करके बोतल बाहर फेंको। जुगल किशोर के कहने की देर थी और हाथ में पकड़ी बोतल उसने होठों से लगाई और घट बोतल में पड़ी विस्की पेट में पहुंचती चली गई। जुगल किशोर ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से खाली बोतल ली और सावधानी से सड़क पार झाड़ियों में फेंक दी। फिर उस पर निगाह मारी। रमा गुलियानी नशे में धुत हो रही थी। वह जानता था कि उसने लगभग पूरी बोतल ही खत्म कर डाली है, जबकि इतनी पीने की हिम्मत हौसला उसमें नहीं था। वह जब भी सीट की पुश्त से टेक लगाने की कोशिश करती तो दाएं बाएं लुढ़क जाती। रमा, जुगल किशोर ने टोका। हाँ, उसकी आवाज़ भरभरा कर अजीब सी हो रही थी। तबीयत तो ठीक है? ज़्यादा पी ली? खुशी में बोतल ख़त्म कर दी। उसके शब्द कम ही समझ आ रहे थे। अभी खाना खाना है? हाँ, भूख है लेकिन हिम्मत नहीं है, नींद आ रही है, सोने दो।
कहने के साथ ही उसने सीट के पुष्ट पर टेक लगा दी, लेकिन अगले ही पल आगे को लुढ़क गई। डैशबोर्ड में उसका सिर टकराने वाला ही था कि जुगल किशोर ने अपना हाथ आगे रख दिया और उसका माथा बचा लिया। जुगल किशोर ने अपना हाथ निकाल लिया। उसका सिर और बाहें डैशबोर्ड पर ही पड़ी रही। वो नशे से भरी नींद में डूब चुकी थी। जुगल किशोर ने घड़ी में वक्त देखा। रात के 10 बज रहे थे। हाईवे पर ट्रैफिक ठीक ठाक ही आ जा रहा था। होठ सिकोड़े जुगल किशोर सावधानी से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद उसने कार की हेडलाइट में सड़क से कच्चा रास्ता नीचे उतरते देखा तो कार धीमी करते हुए उसे उसी रास्ते पर मोड़ लिया। वह पगडंडी जैसा कच्चा रास्ता था जो कि शायद किसी गांव की ओर जा रहा था। कुछ आगे ले जाकर जुगल किशोर ने 35 हजारी को रोका और हेडलाइट बंद कर दी। वहां से हाईवे की सड़क करीब 1 किलोमीटर दूर थी। कार का इंजन भी बंद था। रात के अंधेरे में वहां चारों तरफ वीरानी थी। चंद्रमा की रोशनी में खेतों के साए लहराते हुए महसूस हो रहे थे। वो कार में वैसे ही बेसुध पड़ी थी। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई और दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकल गया। इधर उधर नज़र मारते हुए कार के साथ घूमते हुए वह दूसरी तरफ पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। रमा, रमा। लेकिन उसे होश कहाँ था। वो तो बेसुध थी। ये पेकड़ ध्यान रखेगी 20 करोड़ का। रमा। जुगल किशोर ने उसे जोर से हिलाया तो वह दूसरी तरफ लुढ़कने को हुई कि उसने फौरन उसे संभाल लिया, सीधा किया, फिर होठों में फंसी सिगरेट का कश लिया। वो मरो किसी हालत की तरह सीट पर पड़ी हुई थी। जुगल किशोर ने कश लेकर सिगरेट फेंकी, फिर आगे बढ़कर रमा गुलियानी को थोड़ा सा आगे किया और उसकी दोनों बगलों में हाथ डालकर उसे थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए बाहर खींचने की चेष्टा की। वह कुनमुनाई, फिर पहले वाली हालत में ही हो गई। जुगल किशोर ने पुनः जोर लगाकर बाहर खींचा। अगले ही पल हालत यह हो गई कि कूलों तक वह सीट पर और बाकी कार से बाहर। जुगल किशोर ने उसे संभाल रखा था। क्या है? अजीब सी बड़बड़ाहट रमा गुलियानी की होठों से निकली। मैं हूँ जुगल, तुम्हारा जुगल। तुम पीते पीते सोफे पर लुढ़क गई हो। ज़्यादा पी ली है तुमने। मैं तुम्हें बेड पर डाल रहा हूँ। तुम सोई रहो, मैं सब ठीक कर लूँगा। जल्दी करो। वो सिर बड़बड़ाई कर रह गई। जुगल किशोर ने पुनः उसे बाहर खींचा। उसके पाँव जमीन पर आ गए। वह कुछ ज़्यादा कुनमुनाई। मत तंग करो, बेहोशी किसी हालत में बोली। बस जरा सा। वो सामने बेड है, जुगल किशोर ने जल्दी से कहा। उसे सीधा किया, एक हाथ पीठ पर टिकाया और दूसरा कूलों के जरा नीचे। उसे बाहों में उठाया और चंद कदमों दूर पेड़ के तने के पास बिठा दिया। सोने नहीं दोगे? वह बड़बड़ा उठी। सो जाओ, अब तुम्हें बेड पर डाल दिया है। कहते हुए जुगल किशोर ने उसे छोड़ा तो वो तने के साथ ही नीचे लुढ़कती चली गई। विस्की की बेहोशी और नींद उसके सिर चढ़कर बोल रही थी। उसकी बेली कार में ही रह गई थी, जो उठाकर उसने रमा गुलियानी के पास रखी। फिर पीछे वाली सीट पर पड़ा पैक खाना, सारे के सारे लिफाफे उसके पास रख दिए। पेट भरकर खाना और नंगे पाँव मत चलना। जाते जाते तेरे लिए यही प्रार्थना कर सकता हूँ। वैसे अब मेरी सीख काम की तो नहीं। अगर दोबारा कभी शादी करो तो पति का सड़ा हुआ हाथ छोड़कर पराये मर्द का खूबसूरत हाथ पकड़ने की गलती मत करना, वरना दूसरी बार तेरा इससे भी बुरा हाल होगा। जुगल किशोर चंद्रमा की रोशनी में लुढ़की रमा गुलियानी को देखकर बड़बड़ाया। फिर वह पलटने के हुआ कि रमा गुलियानी की होठों से बड़बड़ाहट निकली। जुगल किशोर ठिठका उसे देखा। वह नशे से भरी तगड़ी नींद में थी। खुशी में आज ज़्यादा पी ली। मुझे एक ही पैक दिया और ले मज़े। असली मज़े तो होश आने पर आएंगे, जब पता चलेगा कि डार्लिंग जुगल भी गायब और 20 करोड़ से भरा सूटकेस भी। जुगल किशोर कार में बैठा, कार को बैक किया, रमा गुलियानी पर निगाह मारी। जो अपने पति की न हो सकी वो मेरी क्या होगी। खुली हवा में सोने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये मज़ा भी ले लो। चल बेटा जुगल किशोर, तेरे से बड़ा 30 मार खां दूसरा कोई नहीं।
चुपके चुपके से 20 करोड़ पर हाथ फेर दिया और किसी को खबर नहीं हुई। जय सिया राम। जुगल किशोर ने कार को आगे बढ़ा दिया। आधे मिनट में कार कच्चे रास्ते से सड़क पर आई तो जुगल किशोर ने हेडलाइट जला ली। पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं था। आगे जो शहर आएगा वही देखा जाएगी क्या करना है। जुगल किशोर ने गर्दन घुमाकर पीछे वाली सीट पर पड़े सूटकेस को देखा। दिल जोरों से धड़का। 20 करोड़ थे उसमें। इतना बड़ा हाथ उसने कभी नहीं मारा था। कहीं से 50-70 हज़ार की माल लेता था तो खुश हो जाता था कि कुछ पल्ले पड़ा, और यह करोड़ों में थे। 20 करोड़ का मालिक बन गया था वह। जुगल किशोर सावधानी से कार ड्राइव करता रहा। इतनी दौलत पास आ जाने पर उसका दिमाग ठस हुआ पड़ा था कि इन्हें कैसे खर्च करेगा। यह काम उसने कल के ऊपर छोड़ दिया कि कोई ठिकाना ढूंढकर आराम से बैठेगा, उसके बाद सोचेगा कि आगे क्या करना है। रास्ते में पेट्रोल पंप आया तो टंकी फुल करवा ली। 35 हज़ारी अपनी सेट रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी। 35 हज़ारी की वजह से जुगल किशोर का दिल रात भर ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ी से धड़कता रहा। कहीं यह आगे बढ़ने से इनकार न कर दे, क्योंकि लंबे सफ़र की यह आदी नहीं थी। खैर, यह तो अच्छा हुआ कि रात भर अपनी सेट रफ्तार पर आगे बढ़ती रही। शायद 20 करोड़ की खुशी में 35 हज़ारी ने हिम्मत हारने का नाम नहीं लिया था। सुबह हो चुकी थी। पूरा दिन और पूरी रात सफ़र करने की वजह से वह थकान से भर चुका था। उसकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। दिन निकलने पर सड़क के किनारे चाय की दुकान नजर आई। वहीं उसने 35 हज़ारी को रोका और चाय वाले के पास पहुंचा। राम राम भैया जी। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगा ली। राम राम। 50 वर्षीय चाय वाले ने उसे देखा। चाय पियोगे बापूजी? हाँ, मज़ेदार बनाना। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगा ली। मज़ेदार ही बने बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो? अपनी तैयारी में जुटा चाय वाला बोला। इधर से आ रहा था और उधर जा रहा हूँ। जुगल किशोर ने गहरी सांस लेकर कहा। एक बात तो बताओ, इधर आगे कौन सा शहर पड़ता है? उधर तो सूरजपुर पड़ो। आपको कहाँ जाना होवे? सूरजपुर से भी आगे। चाय बन गई। जुगल किशोर बात खत्म करने वाले लहजे से बोला। बन रही है बापूजी। सूरजपुर कितनी देर का रास्ता है? जुगल किशोर ने पूछा। 2-3 घंटे तो अभी लगो ही। जुगल किशोर ने कुछ नहीं कहा। 30 मिनट में ही वहाँ से चाय पीकर चल पड़ा। 35 हज़ारी ने जब सूरजपुर में प्रवेश किया तो दिन के 10 बज रहे थे। सूरजपुर का नाम जुगल किशोर ने अक्सर अखबारों में पढ़ा था। बड़े शहरों में था यह शहर। अखबारों की सुर्खियों में सूरजपुर नजर आता रहता था। शहर की दुकानें खुल चुकी थी। बाजार व्यस्त होते नजर आ रहे थे। जुगल किशोर की आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन उसे 35 हज़ारी की भी फिक्र थी। उसके मिजाज से वो अच्छी तरह वाकिफ था। जिस तरह उसे आराम की ज़रूरत थी वैसे ही 35 हज़ारी को भी, वरना वह कहीं भी अड़ सकती थी। जुगल किशोर ने तय किया कि किसी गैराज पर 35 हज़ारी को आराम करने के लिए छोड़ देगा और 2-4 घंटे खुद भी आराम कर लेगा, जब तक कि 35 हज़ारी साजो श्रृंगार के साथ तैयार नहीं होती। गैराज के बारे में पूछते पूछते जुगल किशोर एक भीड़ भरे इलाके में पहुंचा। वहां सर्विस स्टेशन था। इस वक्त उधर कोई कार नहीं थी। पहला कस्टमर था वो ही था। थका हारा वो कार से बाहर निकला। पास में उसे कोई भी नज़र नहीं आया। ड्राइविंग सीट के नीचे बना रखा चोर खाना उसने खोला और उसमें पड़ी रिवॉल्वर निकालकर जल्दी से कपड़ों में छिपा ली। उसी जगह 10 हज़ार की गड्डी पड़ी थी। वो उठाकर जेब में ठूसी और खाना बंद कर दिया। तभी सर्विस स्टेशन पर एक कर्मचारी उसके पास पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। उसने सर्विस स्टेशन पर का नीला सूट पहन रखा था। मॉर्निंग। जुगल किशोर ने मुस्कुराकर उसे देखा। कार की सर्विस करनी है, पूरी की पूरी। इंजन ऑयल, गियर ऑयल और जो भी ठीक समझो बदल डालो। गाड़ी मुझे एकदम फिट चाहिए। कर्मचारी ने फिएट के देखा, फिर उसका बोनट थपथपाकर बोला, सर हिम्मत है आपकी, क्यों? इतने पुराने मॉडल की गाड़ी अभी तक आप संभाले हुए हैं। कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं कार की हिम्मत है।
कभी इसे मैंने 35,000 रुपये में खरीदा था। जुगल किशोर भी मुस्कुराया और पूरी वफादारी के साथ अभी तक मेरा साथ दे रही है। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति वफादार हैं। वो हंसा। आप इसका ख्याल रखते हैं और ये आपका। कार तैयार होकर मुझे कब मिलेगी? 3-4 घंटे लग जाएंगे। मैं 3 घंटे बाद यहाँ आ जाऊँगा। अब 10:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे मैं आ जाऊँगा। श्योर सर। जुगल किशोर ने पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर सूटकेस निकाला और सर्विस स्टेशन से बाहर निकलता चला गया। यह इलाके का भीतरी हिस्सा था। ढेरों लोग गाड़ियों गलियों से आ जा रहे थे। स्कूटर अथवा कभी कार वगैरह भी वहाँ से गुजर जाती थी। भीड़ में वह सड़क छोटी पड़ रही थी। सड़क के किनारे सूटकेस संभाले जुगल किशोर चलता हुआ सोच रहा था कि 3-4 घंटे के लिए होटल तलाश करके कमरा लेना समझदारी नहीं थी। 1 घंटा तो होटल ढूंढने और कमरा लेने में लग जाना था, जबकि वह सूरजपुर से भी आगे कहीं निकल जाना चाहता था। उसे 3 घंटे बिताने हैं। 35,000 की सर्विस हिट हो जाए, उसके बाद वहाँ से निकल चलना है। यह 3 घंटे किसी भी आरामदेह जगह पर बिताए जा सकते हैं। 5-7 घंटे के सफ़र के बाद किसी दूसरे शहर में पहुंचकर पूरी तरह निश्चित होकर आराम से चैन की लंबी नींद ले सकता हूँ। चलते चलते एकाएक जुगल किशोर ठिठका। सड़क से जरा हटकर खुली पक्की जगह थी, जिसके बीचों बीच बरगद का बहुत बड़ा घना पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ के गिर्द सीमेंट का काफ़ी बड़ा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर 15-20 आदमी आसानी से बैठ सकते थे। इस वक्त वो बिल्कुल खाली था। उसके साथ कुछ पक्की जगह हर तरफ खाली थी। फिर दुकानें बनी नज़र आ रही थी। कुल मिलाकर पूरा भीड़ भरा इलाका था। 3 घंटे बिताने के लिए इससे बढ़िया सुरक्षित जगह नहीं हो सकती, खास तौर पर तब जबकि 20 करोड़ के हीरे जवाहरात पास में हो। भीड़ भरे इलाके से कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा कुछ होने पर खामखा के 10 हिमायती आ जाने थे। वो चबूतरा जमीन से 4 फीट ऊंचा था। जुगल किशोर आगे बढ़ा, लेदर का सूटकेस चबूतरे पर रखा और खुद भी ऊपर बैठ गया। इधर उधर देखा, फिर वह लेटने का प्रोग्राम बना रहा था कि तभी 20 बरस की एक बेहद खूबसूरत युवती उसके पास पहुंची। उसके बदन पर सस्ते से कपड़े थे जो कि मैले हो रहे थे। हाथ में छोटी सी फूलों की टोकरी थी और दूसरे हाथ में गुलाब के फूल थे। फूल ले लो बाबूजी। नहीं चाहिए, जुगल किशोर ने लापरवाही से कहा और चबूतरे पर लेट गया। सूटकेस को सिर के नीचे रख लिया। फूल वाली मुस्कुराई। फूल के लिए 2 रुपये खर्चने का दिल नहीं करता क्या साहब? जरूरत नहीं है, ले लो, अभी एक भी फूल नहीं बिका। उसने कहा, मेरे हाथ में फूल लेना बहुत अच्छा होता है। किस्मत चमक जाती है, दिन बहुत अच्छा निकलता है। खुले पैसे नहीं हैं। जुगल किशोर को नींद आ रही थी। उसने फूल जुगल किशोर के पास रख दिया। पैसे अगली मुलाकात में दे देना बाबूजी। जुगल किशोर ने पास खड़े फूल को देखा, कहा, कुछ नहीं। सूरजपुर में नए आए हो बाबूजी? हाँ, यह चोरों का शहर है, आपके सामान का ध्यान रखना, उसने अपनेपन में कहा। जुगल किशोर की आंखें पूरी खुली। उसने फूल वाली को देखा, फिर अपने सूटकेस को। चोरों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सूटकेस में पुराने कपड़े हैं। उसके कहने में लापरवाही थी। आप तो पुरानों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो फटे हुए कपड़े भी नहीं छोड़ते। वो हंसकर बोली। अच्छा बाबूजी, चलती हूँ। किस्मत ने मिलाया तो फूल के पैसे लेने के लिए फिर मिलूंगी, भूलना मत। कहने के साथ ही फूल वाली वहाँ से चली गई। जुगल किशोर ने भीड़ भरे बाजार में एक बार फिर निगाह मारी। उसके बाद सूटकेस को अच्छी तरह तकिया बनाकर सिर के नीचे किया कि कोई सूटकेस को सिर के नीचे से खिसकाने की चेष्टा करे तो उसे फौरन उसकी आंख खुल जाए। और बहुत जल्द जुगल किशोर गहरी नींद में डूब गया। जुगल किशोर की आंख खुली। सबसे पहले तो उसने इस बात का एहसास किया कि सूटकेस है कि नहीं। सूटकेस बकायदा सिर के नीचे तकिया बना हुआ था। राहत की सांस ली कि 20 करोड़ सलामत है। लोगों के और आने जाने वालों का शोर उसके कानों में पड़ रहा था। लेटे लेटे सिर घुमाकर देखा, बड़े बाजार में अच्छी खासी चहल पहल थी। वह उठ बैठा और सिगरेट सुलगा ली।
पहला कश लेते ही घड़ी पर निगाह मारी। दोपहर के 2 बज रहे थे। वह काफ़ी देर सोया रहा। 2 दिनों से वो इतना थका हुआ था कि उसे होश ही नहीं रहा कि वह कहाँ पड़ा है। कार अब तक तैयार हो गई होगी। उसे भूख का भी एहसास हो रहा था। सुबह से क्या कल रात से ही कुछ नहीं खाया था। कार सर्विस स्टेशन में लेने से पहले कुछ खा लेना ठीक रहेगा। यहीं आसपास कहीं खाने का रेस्टोरेंट अवश्य होगा। मन में 20 करोड़ का मालिक बनने की खुशी थी। जुगल किशोर ने सूटकेस पर नज़र मारी। अगले ही पल उसकी बत्ती गुल हो गई। दिल का धड़कना जैसे थम गया। वो था तो उसी का लेदर वाला सूटकेस था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन इस वक्त वो सूटकेस न होकर वास्तव में तकिया बना पड़ा था, पिचका पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? ये तो 20 करोड़ के हीरे और जवाहरातों से भरा पड़ा था। पिचक तकिया कैसे बन गया? पूरे हाल में डूबे जुगल किशोर ने जल्दी से सूटकेस अपनी तरफ खींचा। रुकी सांसों से उलट वलट कर देखा। दूसरे ही पल उसके होश गुम हो गए थे। सूटकेस में जिस तरफ सिर रखकर वो सोया था वो हिस्सा तो सही सलामत था। दूसरी तरफ से लेदर के सूटकेस को काटकर बेहद मजे हुए ढंग से काटकर बीच में से सारा माल निकाल कर ले गए थे। 20 करोड़ के हीरे जवाहरात निकाल लिए थे। वो पागलों की तरह सूटकेस के कटे हिस्से में के बीच हाथ मार रहा था। माल ले जाने वाले ने हीरे जवाहरात का नामो निशान भी भीतर नहीं छोड़ रखा था। एक हीरा भी वहाँ नहीं था। जुगल किशोर ने पागलों की तरह आसपास देखा। उसे लगा जैसे सब उसे ही देख रहे हों, परंतु कोई भी उसे नहीं देख रहा था। अपने काम में व्यस्त थे। वह चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। सबसे तो वह उससे पूछा जाएगा कि 20 करोड़ के जवाहरात कहाँ से लाया था। सूटकेस के कटे हुए हिस्से में हाथ डाले पागलों की तरह देख रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। क्या हो गया? उसकी समझ से बाहर था। इतना जानता था कि 20 करोड़ गए। तभी उसकी निगाह चबूतरे के दूसरे हिस्से पर बैठे 2 आदमियों पर गई। जुगल किशोर जल्दी से उठकर उनके पास पहुंचा। भाई साहब, जुगल किशोर की आवाज़ में फीकापन था। वहाँ सोया हुआ था, सिर के नीचे सूटकेस रखकर। किसी ने हाथ सूटकेस को काटकर सामान निकाल लिया। आपने किसी को ऐसा करते देखा? दोनों ने गर्दन घुमाकर सूटकेस को देखा। हमने नहीं देखा, लेकिन एक भिखारी आपके सूटकेस के पास ही सिर रखकर सोया हुआ था। भिखारी? जुगल किशोर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ, वह काफ़ी देर वहाँ पड़ा रहा। उसी ने आपका सूटकेस काटा होगा। कमाल या जुगल बेटे, तूने तेरे से बढ़िया तो वो भिखारी ही निकला। जुगल किशोर सोच रहा था। आप जानते हैं उस भिखारी को? कभी देखा है उसे? वो नहीं, ऐसे लोगों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। जुगल किशोर वापस आकर सूटकेस के पास चबूतरे पर बैठ गया। 20 करोड़ हाथ से गया और ले जाने वाला भी कौन? भिखारी? उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था कि 20 करोड़ जैसी बड़ी दौलत पास होने पर वह इस तरह खुले में क्यों सोया। नींद नहीं लेता? किसी बढ़िया होटल में कमरा ले लेता। लुटा पिटा सा जुगल किशोर चबूतरे पर बैठा रहा। उसका दिल कर रहा था कि जो कुछ भी नज़र आ रहा था उसे आग लगा दे। जिंदगी में पहली बार 20 करोड़ पर हाथ मारा और 20 पैसे भी पल्ले नहीं पड़े। इतनी भागदौड़ के बाद खुद को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वो कमीना भिखारी 20 करोड़ का माल को 25-50 लाख में बेच देगा। उसे इन सब चीज़ों की कीमत क्या मालूम, लेकिन उसकी लुटिया तो लुढ़क ही गई। तभी उसकी निगाह पास ही पड़े फूल पर पड़ी। उसके नीचे आकर मसला गया था। फूल वाली ठीक कहती थी, यह चोरों का शहर है। उसने ही उसकी बातों पर ध्यान न दिया। ध्यान दिया होता तो इस वक्त 20 करोड़ उसके पास ही होते। बोलती थी, मेरे हाथ से फूल लेना अच्छा होता है। जुगल किशोर बड़बड़ाया। किस्मत चमक जाती है। फूट गई किस्मत। साली अब नजर आए तो गर्दन मरोड़ दूंगा। भूखे प्यास तो जाने कहाँ गायब हो गई थी। वो टूटा सा निडाल सा पेड़ के गिर्द बने चबूतरे पर पहले की तरह लेट गया। अब वो
अब वो फटा हुआ दबा सा सूटकेस तकिए का बढ़िया काम कर रहा था। जब तक 20 करोड़ के हीरे जड़ा थे तब वो मोटा था, यानी 20 करोड़ का तकिया उसे रास नहीं आया। सुलगती आंखों और गुस्से में डूबे लेटे लेटे वह हर तरफ देख रहा था। वश नहीं चल रहा था उसका, वरना अब तक वो सब कुछ जलाकर राख कर चुका होता। जहाँ था वापस वहीं आ गया था, खाली हाथ ठन ठन गोपाल। अब क्या करेगा? फिर कोई मुर्गा या मुर्गी तलाश करके उसे उल्लू बनाकर ठगी के जौहर दिखाकर खर्चा पानी चलाना होगा। एक बार के तो मन में आया कि उस भिखारी को ढूंढने की कोशिश करे जिसने 20 करोड़ का माल साफ किया। कोई फ़ायदा नहीं, वो हाथ नहीं आएगा, मिलने वाला भी नहीं था। तभी जैसे वहाँ भूचाल आ गया, जोरों का शोर पड़ा, लोगों की चीखें चिल्लाहटें, फिर गोली की आवाज़, सब कुछ सुना महसूस किया जुगल किशोर ने, परंतु बुझे मन से वहीं पड़ा रहा। अपने 20 करोड़ की याद में सब कुछ उसे फीका लग रहा था, बेकार लग रहा था। तभी एक कार के इंजन का जोर से शोर किया और अगले ही पल वो उसी चबूतरे से टकराकर उलटती चली गई। बहुत जोर का शोर हुआ। लेटे ही लेटे जुगल किशोर ने देखा, लुढ़कनी खाने के बाद वो कार छत के बल जमीन पर आ टिकी थी। पहिए आसमान की ओर होते हुए जोरों से घूम रहे थे। जुगल किशोर के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। सामने ही नजर आ रही उल्टी पड़ी कार को बुझे मन से देखता रहा। इतना सब कुछ उसके पास हुआ, परंतु उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। 20 करोड़ की जुदाई के गम में वह मरों की तरह पड़ा रहा, देखता रहा। मरने 2 सालों को पीकर चला रहे होंगे। उसके साथ ही मार्केट में भागादौड़ी मच गई। दुकानों के शटर नीचे गिरने लगे। जो दुकान के भीतर थे वे भीतर ही रहे, जो बाहर थे वो कहीं छिपने की जगह तलाश करके भाग रहे थे। चबूतरे पर बैठे अन्य 2 व्यक्ति कब के गायब हो चुके थे। जुगल किशोर किसी लेटी हुई प्रतिमा की तरह चबूतरे पर पड़ा रहा। कार के भीतर शायद 4 लोग थे। जुगल किशोर ने देखा, 2 आगे 2 पीछे। उसके देखते ही देखते जैसे तेज कारों के आगे वाले 2 दरवाजे खुले, उसमें से 2 व्यक्ति निकलकर तेजी से एक तरफ भागे। रतनलाल, दर्शन। तभी कार के भीतर से चीखती आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वह दोनों रुके नहीं, भागते चले गए। जुगल किशोर को यह बात अजीब सी लगी कि उलट चुकी कार की सहायता करने कोई नहीं आया। अलबत्ता लोगों को अपनी दुकान बंद करनी शुरू कर दी और कार से निकलने वाले दोनों व्यक्ति भाग गए। कार में फंसे अपने साथियों की सहायता नहीं की, मतलब कि उनके पीछे कोई है। तभी कार में बचे बाकी 2 में से एक ने कार का दरवाज़ा खोला और कठिनता से बाहर निकला। वो 45 वर्षीय व्यक्ति था। शरीर पर ब्राउन सूट था, माथे में से और होठों से खून बह रहा था, जो कि कार के उलट जाने की वजह से वहाँ बहा था। कार से बाहर निकलते ही उसने कोट के जेब में से रिवाल्वर निकालकर हाथ में ली। आइए सर, मैं आपके साथ हूँ, बाहर आइए। उसका स्वर कठोर था। निगाह बार बार पीछे वाली छोटी सड़क की तरफ जा रही थी जहाँ से उसकी कार आई थी और उलट गई थी। उसका हाथ पकड़कर उल्टी हुई कार में मौजूद चौथा और आखिरी व्यक्ति बाहर निकला। वह 70 बरस की उम्र का था। सिर के बाल सारे सफ़ेद थे। बुढ़ापा उसके चेहरे और हाव भाव में झलक रहा था। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था, जो कि अब कई जगह से खराब हो चुका था। उसके सिर से बहती खून की लकीर गालों तक आ रही थी। कार के पलटी खाने से वजह से सिर पर कहीं चोट आई हुई थी। बाहर निकलते ही 77 वर्षीय व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी जेब में हाथ डाला। वाड़िया, वह तेज स्वर में बोला, मेरी रिवॉल्वर कार में गिर गई है। तभी मार्केट में उस छोटी सड़क में एक खुली जीप तूफानी रफ्तार से वहां पहुंची। कार से कुछ पहले जीप रुकी। उसके टायरों के चीखने की आवाज़ वहां गूंज उठी। देखते ही देखते 5 खतरनाक नजर आने वाले व्यक्ति छलांग लगाते नीचे उतरे और वो फुर्ती से इधर उधर ओट लेने लगे। उसके हाथों में रिवाल्वरें दबी हुई थी। उन 5 के अलावा एक और भी था जिसने जीप में ही आड़ ले ली थी।
तक यह सब हुआ उस 70 वर्षीय व्यक्ति और वाडिया ने उल्टी पड़ी कार की ओट ले ली थी। वे दोनों जुगल किशोर की ओट से स्पष्ट नजर आ रहे थे। तभी उनके बीच गोलियां चलनी शुरू हो गई। वाडिया ने एक को गोली का निशाना बनाया था जो कि लाश बनकर खुले में आ गिरा। भरी पूरी मार्केट में हर तरफ वीरानी नजर आ रही थी। उन लोगों के अलावा अगर कोई और दिख रहा था तो वह सिर्फ जुगल किशोर ही था, जो बुद्ध बना 20 करोड़ के ख्याली तकिए पर सिर रखे लेटा सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ के बराबर गोलियां आ रही थी जो कि कार की बॉडी से टकरा रही थी। वाडिया 3 गोलियां इस्तेमाल कर चुका था। वाडिया 70 वर्षीय बूढ़ा दांत पीचकर चिल्लाया, मेरे पास रिवाल्वर नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सबको संभालूंगा। वाडिया दांत पीचकर बोला, क्या संभाल लोगे? तुम्हारे पास एक ही रिवाल्वर है और उसमें भी गोलियां खर्च कर चुके हो। तुम्हारे पास गोलियां कम और वो लोग ज़्यादा हैं। वाडिया दांत पीछे दुश्मनों को शिकार करने की गात में था। दर्शन और रतनलाल न भागते तो बाजी हमारे हाथ में थी। वो हरामजादे मौत के डर से भाग गए। 70 वर्षीय व्यक्ति ने खतरनाक स्वर में कहा। उसका चेहरा सुलग उठा था। वो दोनों कुत्ते निकले, उनसे बड़ा नामक हराम दूसरा नहीं। वाडिया ने दरिंदगी से कहा, सर अगर हम यहाँ से बचकर निकल गए तो उन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। जाने क्यों जुगल किशोर को लगा उस बूढ़े व्यक्ति को रिवाल्वर मिलनी चाहिए। ये 2 हैं और दूसरी तरफ वाले 6। मुकाबला किसी तरह से बराबर का नहीं था। यह सोच के साथ ही जुगल किशोर के हाथ हिला, कपड़ों में छिपी रिवाल्वर पर जा टिका। बेहद सावधानी से उसने रिवाल्वर निकाली और लेटे लेटे रिवाल्वर को छाती के पास छिपा लिया। निगाह उस बूढ़े व्यक्ति पर थी। दूसरी तरफ के लोग बराबर गोलियां बरसा रहे थे। तभी बूढ़े की निगाह जुगल किशोर पर गई। जुगल किशोर को अपनी तरफ देखता पाकर उसकी निगाह उस पर टिकी रही। जुगल किशोर ने आंखों के इशारों से अपने हाथ में दबी रिवाल्वर की तरफ इशारा किया। 70 वर्षीय बूढ़े की निगाह उसके हाथों में दबी रिवाल्वर पर पड़ी तो उसके होठ बिछ गए। आंखों में खतरनाक भाव स्पष्ट नजर आने लगे थे। उसने इशारे से जुगल किशोर को रिवाल्वर फेंकने को कहा। जुगल किशोर में और उसमें कठिनाई से 8 फीट का फासला था। एक खतरा था। अगर उसने रिवाल्वर फेंकते दूसरी पार्टी के लोगों ने उसे देख लिया तो सबसे पहले उसे ही निशाना बनाएंगे। लेकिन 20 करोड़ हाथ से निकल जाने की वजह से जुगल किशोर पहले ही जला भुना बैठा था और इसी खुंदक में उसने रिवाल्वर सावधानी से बूढ़े की तरफ उछाल दी, जो कि सीधे ही बूढ़े के हाथों में जा फंसी। फिर अगले ही पल दोनों पार्टियों में गोलियां चलने से तेजी आ गई। कोई गोली उसकी तरफ नहीं आई। स्पष्ट था कि ओट में छिपे उन लोगों ने यह नहीं देखा कि बूढ़े की तरफ रिवाल्वर फेंकी है। फिर भी खतरा था गोली लगने का। कोई भी गोली उसकी तरफ आ सकती थी। यह खतरा तो अब उठाना ही था, क्योंकि यहाँ से हटने की कोशिश का मतलब था और बड़ा खतरा मोल लेना। तभी एक गोली वाडिया को जाने कहाँ लगी, वह जोर से चीखा। उसकी हाथ में दबी रिवाल्वर निकलकर जुगल किशोर के पास के टांगों के पास चबूतरे पर जा गिरी। उसके देखते ही देखते वाडिया नीचे जा गिरा था। सर, उसके होठों से दर्द भरा स्वर निकला। 70 वर्षीय बूढ़े के चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे। कहाँ लगी गोली? कंधे में घस गई है सर, पीड़ा से जान निकल रही है। वाडिया के होठों से पुनः पीड़ा भरी आवाज़ निकली। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा। सामने वालों के मुकाबले में गोलियां चलाता रहा। कुछ ही मिनटों में उसके हाथ में दबी जुगल किशोर की रिवाल्वर खाली हो गई थी। अब उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो फंस चुका है। कार की ओर से निकलकर भागता है तो गोलियां उसे निशाना बना लेगी, नहीं भागता तो भी बचने की उम्मीद नहीं है। उसने बेबस निगाहों से चबूतरे पर लेटे जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर उससे देखता रहा। बोलने कहने सुनने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। सूरज सिंह। तभी वहाँ खतरनाक स्वर गूंजा। हम जानते हैं तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब हमसे मुकाबला करने के दम तुम में नहीं है। तुम्हारी सहायता करने का
पास में तुम्हारा कोई साथी भी नहीं है। अच्छा यही होगा कि कार की ओर से निकलकर शराफत से सामने आ जाओ ताकि हम तुम्हें आसानी से भून सकें। 70 वर्षीय सूरज सिंह चेहरे पर क्रूरता लपेटे वहीं खड़ा रहा। उसने आसपास निगाह मारी, कहीं भी कोई भी नहीं था। उस तरफ निगाह मारी जिधर उसके आदमी दर्शन और रतनलाल भागे थे कि शायद वो आसपास ही हों और उसकी सहायता के लिए आ जाएं, परंतु वे अब वहाँ नहीं थे। बाहर निकल सूरज सिंह, आवाज़ पुनः आई, परंतु वो वहीं दांत पीछे खड़ा रहा। जाओ निकालो उसे बाहर, भून दो हरामजादे को। आवाज़ में वहशीपन था। तभी 2 आदमी ओट से बाहर निकले और रिवाल्वर सावधानी से उनकी तरफ बढ़े। सूरज सिंह के चेहरे पर इस वक्त मौत का भय नहीं था, पर उसकी आंखों में बेबसी के भाव थे कि इन लोगों के हाथों में खामखा की मौत इसलिए मारा जा रहा है कि उसके पास असला ख़त्म हो चुका है। वो दोनों लोग रिवाल्वर थामे उल्टी पड़ी कार के पास पहुंचने जा रहे थे। 20 करोड़ की याद में सुलग पड़े जुगल किशोर को जाने क्या हुआ। उसे लगा कि इस बूढ़े की सहायता करनी चाहिए। कोई और वक्त होता तो यह सोचकर कभी भी आगे न आता कि वे 6 हैं। एक को वो मार चुका था, बाकी 5 बचे थे और सब के सब खतरनाक थे और हथियारबंद थे। जुगल किशोर ने लेटे लेटे अपनी टांगों के पास पड़ी वाड़िया की रिवाल्वर उठाई और फुर्ती से आगे बढ़ रहे उन दोनों की टांगों का निशाना लेकर गोलियां चला दी। दोनों तड़प कर नीचे जा गिरे। जुगल किशोर ने चबूतरे से छलांग लगाई और सीधा सूरज सिंह के पास पहुंचा, जो हक्का बक्का सा खड़ा था और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। यहाँ से भागो, पिंजरे में बंद होकर जंग नहीं लड़ी जाती। उन्होंने तुम्हें घेरा हुआ है। कहने के साथ ही जुगल किशोर उसकी बाँह पकड़ते हुए 10 कदमों के फासले पर 2 दुकान के बीच 3 फीट की छोटी सी गली थी, गली की तरफ भागता चला गया। 5 कदम तय करने पर उनकी तरफ से गोली चली, लेकिन वे दोनों बच गए और गली में प्रवेश करते चले गए। दूसरी पार्टी वाली भी 2 पलों के लिए हक्के बक्के रह गए थे कि अचानक यह क्या हुआ, और इसी का फ़ायदा जुगल किशोर ने फ़ौरन उठा लिया। गली 3 दुकानों जितनी लंबी थी। जब जुगल किशोर सूरज सिंह का हाथ थामे गली के किनारे पर पहुंचा तो दूसरी तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। गली के मोड़ पर घूमते हुए जुगल किशोर रिवाल्वर के साथ घूमा और गोली चला दी। गली के मोड़ पर आ खड़ा हुआ बदमाश उसका निशाना बनाने जा रहा था। जुगल किशोर की गोली उसके कंधे पर लगी, वह चीखकर दीवार से जा टकराया। तब तक जुगल किशोर सूरज सिंह के साथ गली का मोड़ मुड़ चुका था। आगे भी गली थी, वे भागते चले गए। उन 6 में से अब 2 बचे थे, यानी कि खतरा था, लेकिन पहले की अपेक्षा कम था। 70 वर्षीय सूरज सिंह जुगल किशोर के साथ बराबर भाग रहा था। उसकी फुर्ती देखने लायक थी। यह गली कुछ लंबी थी। जब वो गली के किनारे पर पहुंचे तो एकाएक सामने बदमाश आ गया। भागते भागते जुगल किशोर ने उस पर रिवाल्वर ताननी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उसने फायर कर दिया। गोली सूरज सिंह के पेट पर जा लगी, लेकिन वो बदमाश दूसरा फायर न कर सका। जुगल किशोर की चलाई गोली ने उसके सिर को बिखेर दिया। उधर सूरज सिंह गोली लगते ही पेट थामे नीचे जा गिरा हुआ। तुम ठीक हो? जुगल किशोर ने सूरज सिंह को देखा। तुम जाओ, सूरज सिंह दांत पीचकर बोला। रिवाल्वर मुझे दे दो, मैं नहीं बच सकूंगा। जुगल किशोर ने व्याकुलता से सामने देखा। 5 कदमों पर गली खत्म हो रही थी। वहाँ एक बदमाश की लाश पड़ी थी। गली पार खुली सड़क थी और वाहन आते जाते दिखाई दे रहे थे। 6 में से एक बदमाश अभी सही सलामत था। वो कभी भी मुसीबत बनकर सामने आ सकता था। एक बारगी तो जुगल किशोर के मन में आया कि बहुत हो गया दूसरे के फट्टे, बहुत अड़ा ली टांग, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल चले। लेकिन फिर जाते जाते रुका। जाने क्या सोचकर उसने घायल सूरज सिंह को संभाला और कंधे पर डाल लिया। क्यों अपनी जान गंवाते हो? मुझे यहीं छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, सूरज सिंह मरे स्वर में बोला। चुप कर, जुगल किशोर ने दांत पीचकर कहा और उसे कंधे पर लाद कर आगे बढ़ा।
हाथ में रिवॉल्वर थी, छठे व्यक्ति के रूप में आने वाले खतरे के प्रति तैयार। जुगल किशोर गली से बाहर निकला। छठा कहीं भी नजर नहीं आया। सामने सड़क पर ट्रैफिक दौड़ रहा था। अनजान शहर, अनजान जगह। 2 पल तो वह समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। पुलिस के चक्कर में वह पढ़ना नहीं चाहता था। एक पल के लिए मन में आया कि बूढ़े को यहीं उतारकर यहाँ से भाग जाए। पुलिस के हाथ में पड़ा तो और बुरा हाल हो जाएगा। रुक क्यों गए? सूरज सिंह कंधे पर पीड़ा स्वर में कह उठा। चुप नहीं रहेगा तू? जुगल किशोर ने सुलगे स्वर में कहा। उसी वक्त ठीक सामने सड़क पर एक कार आकर रुकी। उसमें से युवक निकला। उसके अंदाज से लग रहा था कि पास ही वही कहीं काम है। अभी गया और अभी आया। जुगल किशोर तेजी से उस कार के पास पहुंचा। चाबी दे, जुगल किशोर ने घुटते हुए कहा। क्या? युवक अटक गया। अगले ही पल उसकी निगाह कंधे पर पड़े किसी घायल और जुगल किशोर के हाथ में दबी रिवॉल्वर पर पड़ी। वह सहम सा गया। चाबी दे, जुगल किशोर गुर्राया। अंदर लगी है, उसने घबराए सर में कहा। पीछे का दरवाज़ा खोल। युवक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जुगल किशोर ने किसी तरह सूरज सिंह को कार के पीछे की सीट पर लेटाया, दरवाज़ा बंद किया और तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट करते हुए युवक से कह उठा, तेरी कार मिल जाएगी, 1 घंटे बाद ढूंढ लेना। उसके साथ ही जुगल किशोर ने कार आगे बढ़ा दी। जुगल किशोर को जो भी पहला नर्सिंग होम नज़र आया वो सूरज सिंह को वहीं ले गया। उसे कंधे पर उठाने की वजह से उसकी कमीज़ भी खून से सन गई थी। नर्सिंग होम के डॉक्टर को रिवॉल्वर दिखाकर जुगल किशोर ने सूरज सिंह का इलाज करवाया। गोली पेट की दूसरी तरफ से निकल गई थी। डॉक्टर ने पूरा दान दिया सूरज सिंह को क्योंकि पास ही रिवॉल्वर जेब में डाले जुगल किशोर खड़ा रहा था। ड्रेसिंग करने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद सूरज सिंह को नर्सिंग होम के कमरे में भेज दिया गया। सूरज सिंह बेहोश था। पुलिस को खबर करने की कोशिश मत करना, जुगल किशोर ने सख्त स्वर में कहा। तुम्हें तुम्हारी फीस खर्चा पूरा मिलेगा, समझा? डॉक्टर ने सहमति से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ऐसे मरीज को ज़्यादा देर यहाँ रखना ठीक नहीं है। कोई भी पुलिस को खबर। चिंता मत करो, उसे होश आने दो, वह चला जाएगा। जुगल किशोर उस कमरे में पहुंचा जहां सूरज सिंह बेहोश पड़ा था। जुगल किशोर के होठों से गहरी सांस निकल गई। 20 करोड़ को ले उठा और अपना गुस्सा दूसरों के झगड़े में दखल देकर उतारा। एक आध गोली तेरे को ठुक जाती तो कोई अस्पताल ले जाने वाला भी नहीं मिलता। जुगल किशोर ने मन ही मन तय किया कि दोबारा कभी दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ाएगा। सूरज सिंह को नींद का इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए करीब 6 घंटे बाद उसे होश आया। तब शाम के 8 बज रहे थे। बाहर अंधेरा हो रहा था। इतनी देर जुगल किशोर के रुके रहने का मतलब नहीं था, रुकता भी नहीं अगर उसकी कमीज पर ढेर सारा खून न लगा होता। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि कमीज कैसे बदले। यह काम दिन के उजाले में तो हो ही नहीं सकता था। यही सोचा कि अंधेरा होने पर बाहर निकलकर किसी की कमीज जबरदस्ती उतारेगा और सर्विस स्टेशन से 35,000 को लेकर खामोशी से इस शहर से निकल जाएगा। साथ ही मन यह सोच रहा था कि अगर दिन इसी शहर में गुजारना ही था तो सर्विस स्टेशन के बाहर निकलते ही क्यों न होटल में कमरा ले लिया। इससे वो 20 करोड़ भी सुरक्षित रहते और इस खून खराबे के झंझट में भी नहीं पड़ता। सूरज सिंह को होश आते पाकर जुगल किशोर के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। अच्छा हुआ जो तुम होश में आ गए, जुगल किशोर ने तीखे स्वर में कहा। बाहर अंधेरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। नर्सिंग होम का बिल चुकाना करके तुम भी निकल जाओ। पुलिस को हवा लग गई कि तुम्हें गोली लगी है तो यहाँ 2-4 और वहाँ 2-4 मरे हैं तो वह तुम्हारा बुरा हाल कर देगी। सूरज सिंह ने उसकी खून से सनी कमीज पर निगाह मारी। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ होता तो तुम उसी पतली गली में पड़े मर गए होते। जुगल किशोर के माथे पर बल पड़ गए। मुझे जानते हो? नहीं, तुम्हें कोई
तुम क्या कोई खास चीज़ हो जो जानना चाहिए? जुगल किशोर ने तीखी निगाहों से उसे देखा। तुम्हारा नाम सूरत सिंह है, उन बदमाशों के मुंह से सुना था। सूरत सिंह के होठों पर मध्यम सी मुस्कान उभरी। साला दांत फाड़ता है। तुम कौन हो? मेरे बारे में जानकर तू क्या करेगा? आज ही सूरजपुर में आया हूँ और अभी सूरजपुर से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ रुकने का मेरा इरादा नहीं है। न पहले था और न अब है।